वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो हमने ये सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो एक बार फिर आपको हम बता देते कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है जिसके बदले में वर्क प्रोविज़न के बदले में दूसरे पक्ष को कुछ देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सपोज अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है और एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा और जो देने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला देने वाले को कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उसको वर्क प्रोविज़न के लिए कुछ अमाउंट देगा। सपोज अगर 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए एक अमाउंट फिक्स रखा जाएगा कि आप 30,000 रुपया वर्क प्रोविज़न के लिए आप देंगे, तभी आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो ये कौन करेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल एग्रीमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना क्यों ज़रूरी है, किस लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आया लेके चला गया, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। 50 एक ही आदमी जो है 50 बार एक ही कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, प्लस में वो कैंसिलेशन हो रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। इसकी ज़रूरत है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत होती है, तो इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होना चाहिए उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, लिखित में लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखित में लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडिया में जो है कॉन्ट्रैक्ट लेन देन के लिए, लेने और देने के लिए एक एक्ट पास किया गया था 1872 में, वही अभी तक फॉलो किया जा रहा है। तो ये एक्ट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये एक्ट क्या होता है आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में देख लेना। तो यहाँ पर हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो क्या क्या कंपलसरी है कि कोई भी लेन देन जो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो लिखित में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखित में लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड मैटर लीगल होना चाहिए, कि किस मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है और किस मैटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो जो भी मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो वो मैटर लीगल होना चाहिए। इलीगल तरीके से आप काम करेंगे तो 1872 एक्ट में और भी बहुत सारा एक्ट्स आता है, तो उसके द्वारा आप जो है क्या माना जाएंगे? इनफोर्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। जो कानून चलेगा आपके ऊपर गैर कानूनी, तो वो आपके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। तो कोई भी मैटर हो, सब्जेक्ट एंड मैटर, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट जो है वो लीगल होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड मैटर लीगल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी कंडीशन है उनको फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना चाहिए। इन्फोर्स जो होता है, इन्फोर्सिबिलिटी को नियम कानून लागू करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन हो, उस टाइप से एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके ही कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वायरमेंट है। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का, जब कोई पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट कराएगा तो वो लीगल कम्पिटेंट होना चाहिए, कि मीन्स अगर कोई भी पार्टी है तो वो क्या सक्षम होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
हम लेंगे, अच्छा है, हाँ हमको ये समझ में आ रहा है कि किस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो क्या होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, लीगली कम्पिटेंट होना चाहिए। और उसमें जितना भी मैटर होगा वो सारा क्या होना चाहिए, लीगल कम्पिटेंट होना चाहिए, लीगली कम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। एंड कोई एक गारंटर होना जरूरी है, तभी दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सिंपल से मतलब अपने से लेन देन नहीं कर सकते, कोई एक गारंटर होना चाहिए, तभी दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट का जो डीलिंग होता है वो दो पार्टी के बीच में ही होता है, तो दो आदमी होना कंपलसरी है। और एक गारंटर भी होना चाहिए, कोई एक गारंटर होना जरूरी है, तभी दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट किया जा सकता है। दोनों पार्टी को कंसेंट होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, समझौता भी होना ज़रूरी है कि आपसी समझौता होना ज़रूरी है कि हाँ ठीक है हम भी एग्री हैं और आप भी, जो देने वाला है वो भी एग्री है और जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है वो भी एग्री होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, तभी जो है एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हो पाएगा सही ढंग से। तो आगे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी का होना ज़रूरी है, तभी तो उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होगा। पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि एक पार्टी जो है तो वो तो लेने वाला और देने वाला दोनों हो जाएगा, तो ये वैलिड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन जो होगा तो वो दो पार्टी के बीच में ही हो सकता है, कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है। तो ये सब क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ समझ रहे थे, तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। अभी हम डिस्कस किए कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको लिखित में लेना चाहिए, दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होगा वो लिखित में लेना चाहिए। तो यहाँ पर 5 पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग जो कि हम डिस्कस किए, अटेस्टेड बाय विटनेस, जो आप कोई एक गारंटर होना चाहिए जो कि सामने में हो कि हाँ इन दोनों के बीच में ये एक तरह से बोल सकते हैं आप कि हाँ गारंटर ही बोल सकते हैं, अटेस्टेड बाय विटनेस। एंड थर्ड पॉइंट जो है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसके नियम कानून, लॉ जो है कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पार्टीज कंसर्न्ड मस्ट बी कम्पिटेंट, तो कम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है पार्टी शुड गिव फ्री कंसेंट फॉर एग्रीमेंट, तो पार्टी जो है वो कंसेंट होना चाहिए फॉर एग्रीमेंट। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए कि कॉन्ट्रैक्ट जो लेना चाहिए वो लिखित में लेना चाहिए। तो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड शुड बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन हो तो दोनों पार्टी के द्वारा लिखित में साइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द ऑफिसर डूली ऑथराइज्ड साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट, तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द ऑफिसर डूली ऑथराइज्ड, तो ऑथराइज साइन जो है अगर डिपार्टमेंट में कोई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रहा है तो वो भी ऑथराइज्ड होगा साइन करने के लिए बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अटेस्टेड बाय विटनेस, तो गारंटर होना चाहिए, अटेस्टेड जो है विटनेस के द्वारा वो अटेस्टेड होना चाहिए। इस पॉइंट को देखते हैं, द सिग्नेचर ऑफ बोथ द पार्टी शुड बी अटेस्टेड बाय अनदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन और ऑफिसर, जो
गारंटर होगा वो दोनों को अटेस्टेड करेगा कि हाँ इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट का, सपोज ये ए है और ये बी पार्टी है, और ए जो है डोनर है और बी जो है ये गेन करने वाला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और बी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक गारंटर सी है जो कि ये साबित करेगा कि ए जो है वो बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और बी इतना अमाउंट ए को पे किया है। तो इसके बीच में कोई एक गारंटर होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं विटनेस, अटेस्टेड बाय विटनेस। तो ये गारंटर जो होगा वो उसको अटेस्टेड करेगा दोनों के साइन के साथ में और साबित करेगा कि हाँ ये इन दोनों के बीच में ये डील हुआ है, जो भी बात हुई है उसके बारे में वो साबित करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द सील ऑफ द डिपार्टमेंट द ऑफिसर इज आल्सो फिक्स्ड द एग्रीमेंट। तो सील करेगा डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो फिक्स्ड एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ एंड कानून के अंडर में होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑल द कंडीशन शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ बिकॉज द कोर्ट कैन फोर्स ओनली सच कंडीशन। तो ऑल कंडीशन जो है शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ, जितना भी लेन देन होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो सब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है 1872 एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बोथ पार्टीज टू स्टडी द सब्जेक्ट मैटर एंड साइन इट। तो क्या होना चाहिए कि दोनों पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन होगा उसमें दोनों पार्टी हर एक मैटर को पढ़ेगा समझेगा, इसके बाद ही उन दोनों के बीच में कोई साइन होगा और इस पर साइन करेगा। मैटर को समझने के बाद ही साइन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, द पार्टीज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट बाय सेइंग दैट दे हैव साइंड विदाउट नोइंग एंड विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ कंडीशन। तो जब कोई भी पार्टी साइन करेगा तो वो विदाउट नोइंग एंड विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ कंडीशन, तो ऐसा नहीं है कि कुछ पता ही नहीं है और वो साइन कर दिया। एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट बाय सेइंग दैट, ऐसा नहीं कि हम जो डोनर है मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो बोल दिया कि हाँ इसमें ये कंडीशन लिखा हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए। दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, दोनों जो दे रहा है वो भी पढ़ ले और जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो भी पढ़ ले सही ढंग से, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर एक चीज़ को जानना ज़रूरी रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या कंडीशन है उसमें। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी कंपनी के द्वारा निकाली जाती है तो उसमें सब में अलग अलग कंडीशन रहता है, इसीलिए उसको बेटर होगा कि सही ढंग से पढ़ लें। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टी साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट बाय सेइंग दैट साइन विदाउट नोइंग एंड विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ कंडीशन। तो ये अभी डिस्कस कर दिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो, पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट। पार्टी क्या होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए कि जो दो पार्टी के बीच में लीगल कम्पिटेंट हो रहा है, दो पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन होगा दोनों पार्टी के बीच में, तो वो लीगली कम्पिटेंट होना चाहिए। दोनों सक्षम होना चाहिए कि हाँ हम इसको देंगे, और लेने वाला भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है हम इन सारे जो भी कंडीशन है वो सब हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस टाइप से होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द पार्टी साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी लीगली कम्पिटेंट। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करेगा वो लीगली कम्पिटेंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्सन हु आर माइनर एज 18+ मीन्स कि 18 से ज़्यादा को ही यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मेड ड्रंकर्स आर नॉट लीगल कम्पिटेंट
इफ़ दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। और 18 से जो है कम एज के मेड एंड ड्रंकर्स, तो ये सब को जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं ले सकता है और ना ही ये गारंटर बन सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होगा, डील होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, पार्टी शुड गिवन फ्री कंसेंट। तो पार्टी जो है वो कंसेंट होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, समझौता होना ज़रूरी है, दोनों पार्टी के बीच में समझौता होना ज़रूरी है, कंसेंट होना ज़रूरी है। कंसेंट जो होना चाहिए कि मतलब वो कुछ बोल रहे हैं और लेने वाले कुछ बोल रहे हैं और देने वाले कुछ बोल रहे हैं, तो दोनों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए कि हाँ वो जो बोल रहे हैं उस पर हम कंसेंट हैं और लेने वाले जो बोल रहे हैं उसमें भी देने वाले कंसेंट हैं। तो इस टाइप से होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ द पार्टी शुड साइन द डॉक्यूमेंट्स विदाउट एनी फोर्स बाय अदर पार्टीज। दोनों पार्टी जो है विदाउट एनी फोर्स, कोई भी बिना फोर्स से दोनों को साइन कर देना चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे, विदाउट एनी फोर्स बाय अदर पार्टी। ऐसा नहीं कि दोनों पार्टी को कोई तीसरा पार्टी फोर्स कर रहा है कि आप दोनों साइन कर दीजिए इस एग्रीमेंट पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विदाउट फोर्स जो है उस पर साइन कर देना चाहिए। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया हो कि रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।